We have discussed the controllable factors. Then we were discussing the domestic environment, which comprises of controllable and uncontrollable both the factors. So controllable we have discussed, uncontrollable पे हम बात कर रहे थे. मैंने दो एक इसमें से हो भी गए थे. कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजी पे हमने बात कर ली थी. फिर इकोनॉमी. इकोनॉमी देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफी हद तक अफेक्ट करती है उस देश में चल रहे बिजनेस हाउसेस को, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर. अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, अब अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें आ जाती है. ठीक है, कि अर्थव्यवस्था को आप कैसे डिनोट कर रहे हो, किस तरीके से आप वहां पर अर्थव्यवस्था में, जैसे वहाँ की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को, इकोनॉमिक पॉलिसीज की क्या दशा है, मार्केट कंडीशन कैसी है, डिमांड सप्लाई कैसी है वहाँ पर अलग अलग कमोडिटीज की, फिर कस्टमर का इंटरेस्ट कैसा है, कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर की क्या स्थिति है. ये सब चीजें बेसिकली वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिनोट करती है. तो डोमेस्टिक में इसको लिया गया है यहाँ पर बेसिकली. तो ये बता रहा है कि जैसे जिस देश में वो कंपनी है, उस देश में उसकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक कंडीशन उस समय पर क्या है, तो वो काफी हद तक अफेक्ट करेगी उस कंपनी के डिसीजन को. बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ साल भर ही आप देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर रहती है. वो देश, अब अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत से, ठीक है, केन्या, जायरे, बहुत से साउथ अफ्रीका के देश हैं. वहां पर आप देखेंगे कि हमेशा खाने के लिए भी वहां पर लोगों के पास फूड नहीं है, मतलब रहने के लिए घर नहीं है प्रॉपर, और माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं अधिकतर बच्चे. बहुत ही पुअर देश है. तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी पुअर है कि वहां पर कोई कंपनी आने के बारे में सोच नहीं सकती. वेनेजुएला का आपने नाम सुना होगा, छोटा सा ही देश है, लेकिन इतनी आर्थिक कंडीशन उसकी पुअर है कि वहां पर लोग बार्टर सिस्टम चलाने के लिए तैयार हैं. मतलब दुकानों पे राशन नहीं है, दुकानों पे खरीदने बेचने के लिए सामान नहीं है, और लोग खरीद भी रहे हैं तो लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए. तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. किसी के घर में अगर छोटा बच्चा है और उसको अगर मिल्क की ज़रूरत है, और किसी दूसरे घर में अगर खाने के लिए कुछ सामान है, तो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. ये हालत है वहाँ पर उस देश में. तो वहाँ यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी बिजनेस और a big company establishment. So this is basically the economic condition of that nation. Culture, fourth. देखिए, कल्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. हर देश का एक कल्चर है पर्टिकुलर, और कल्चर बदलता रहता है. ये खास एक कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर की, दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट्स नॉट सेम एवरी टाइम. Whatever culture my parents have seen in their life is entirely different from what I have seen in my school time and college days. Same is with you people. Whatever you are dealing with, whatever you are looking, whatever you are living will be completely different from the next generation which you will face in the future. तो ये कल्चर का गुण है. कल्चर कीप्स ऑन चेंजिंग, और कल्चर का अफेक्ट हर एक चीज पर पड़ता है. ठीक है, हर एक चीज पर, मतलब आपका रहन सहन, तौर तरीका, सब कुछ बदल जाता है. हमारी जो सुविधाएं हमें मिली होती है, हमारा जो स्टैंडर्ड होता है रहने का, वो सब बदल जाता है. आज से 20 साल पहले किसी के घर में अगर बजाज का स्कूटर खड़ा होता था, समझ रहे हैं आप, बजाज का स्कूटर,
किसी के घर में होता नहीं था, सब जगह हमने खुद देखा है। तो उसको हम बहुत बड़ा रईस समझते थे, मतलब अरे उनके यहाँ, उसकी मोहल्ले में पहचान हो जाती थी कि किसके यहाँ जाना है भैया, एड्रेस की जरूरत नहीं है, वो उनके पास जांच के साथ लोग घर छोड़ने आते थे कि भाई इनके यहाँ आपके यहाँ मेहमान आए। तो ये हालत थी सिर्फ एक स्कूटर की वजह से। आज हर घर के आगे गाड़ी खड़ी है, कार, कोई नहीं पूछता। आप नई गाड़ी ले आओ, 10 लाख की, 15 लाख की, पड़ोसी भी नहीं पूछते कि भैया कब चेंज करी, कब खरीद के लाए। ये हालत हो चुकी है 20 साल में। दिस इज द कंडीशन। तो कल्चर का अफेक्ट है, स्टैंडर्ड बन चुके हैं लोगों के रहने के, जीने के। हमें अपना होश है। हमारे घर में तो पहले लाइट नहीं आती थी इतनी, 8 घंटे 10 घंटे आपको लाइट मिलती थी 24 घंटे में। बाकी समय इन्वर्टर भी नहीं था, जीते ही थे सब, कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। खेल रहे हैं, पेड़ों के नीचे घूम रहे हैं, बाग बगीचों में आप खेल कूद रहे हैं, तो गर्मी का पता ही नहीं चलता था। आज क्या है, मई का नाम ले लीजिए आप, आपको पसीना आने लगेगा जून में, एसी के बिना रह नहीं सकते। दिस इज अगेन इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। व्हाई इट इज कल्चर? बिकॉज आपको रहने का वो सलीका अब आ गया है, जो पहले पहले कुछ और हुआ करता था। अब आप अपने हिसाब से रहने और जीने में लग गए। आप रह ही नहीं सकते एसी के बिना, 24 घंटे लाइट चाहिए। ये कल्चर का ही पार्ट है, कल्चर का ही एक एलिमेंट है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, जीने के तौर तरीके, वो भी कल्चर ही बता रहा है। तो ये भी एक इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ये भी एक इम्पैक्ट डालता है। डोमेस्टिक है, अनकंट्रोलेबल है, मेरे कंट्रोल में नहीं है कल्चर, ठीक। बहुत सारे ड्रेसेस जो पहले आप पहना करते थे, वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन बन चुके हैं पोर्टल्स, मिंत्रा और ये सारे, जिसपे आप नए नए ड्रेसेस मंगाते हो। या आज से 20 साल पहले का कोई डिजाइन आप मंगाओगे? नहीं मंगाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम के अनुसार वो भी चेंज हो रहा है। दिस इज द। फिर आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, फिफ्थ, अनकंट्रोलेबल। पॉलिटिकल, कानून और कानून व्यवस्था। तो सरकार हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, और कानून, बोथ आर नॉट इन अवर हैंड। सरकार कब बदल जाएगी, सरकार क्या अध्यादेश लेके आएगी, सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। और उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बाद में ही आपको मालूम चलेगा, लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा। लीगल एस्पेक्ट, अगेन, कोई कानून अगर बन जाता है तो वो भी आपके लिए एक मुसीबत भी बन सकता है और आपके लिए फेवर भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था लागू कर दी कि भाई जीएसटी फाइल होगा, सब चीजें खत्म हो गई। बिजनेस बाध्य थे इस बात को करने के लिए, करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि पॉलिटिकल और लीगली जो चीजें चल रही हैं, वो आपको देखनी समझनी पड़ती है कि भाई हमारे बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। फिर बात आ रही है, यस सर। फिर यस सर। अनकंट्रोलेबल। ये ज्यादातर आपको मिलेंगे फॉरेन एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन का मतलब समझ लीजिए कि आउटसाइड दी टेरिटरी, आउटसाइड योर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, मिलते जुलते हैं काफी। फॉरेन एनवायरनमेंट में भी जो फैक्टर्स आएंगे वो भी अनकंट्रोलेबल है, मेरे वश में नहीं है। जैसे कंपटीशन, कंपटीशन किस हद तक रहेगा कंपटीशन, ये मैं नहीं बता सकता। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कई देशों में एक साथ बिजनेस कर रही है, लेकिन जो कंपटीशन का सिनेरियो है वो हर देश में अलग है, हर देश का अलग है, ठीक है। और वो हर देश में अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाके बिजनेस करते हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी नेशन। तो अब कंपटीशन में अब क्या है वहां पर, कि हम बात कर रहे हैं फॉरेन एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। सपोज करिए कि कोई कंपनी अमेरिका से
इंडिया में आके अगर बिजनेस करती है और इंडिया में वो कंपटीशन फेस करती है। सोनी कंपनी इज फ्रॉम जापान। You must have remember that Sony was exceptionally good in terms of quality, and Sony was producing laptops and mobile phones. You remember? Sony के मोबाइल फोन भी आते थे, सोनी के लैपटॉप भी आते थे, वायो सीरीज, सभी को मालूम होगा। बट द प्रॉब्लम वाज Sony was having heavy losses on its mobile phone range as well as laptop range. Vaio laptop was even expensive, more expensive than Dell, Lenovo, Acer, and any other. Same is with Sony phone. Sony phone जो आते थे एरिक्सन, वो उस समय के नोकिया, सैमसंग से भी महंगे थे, नहीं चल पाया क्योंकि क्वालिटी वाइज अच्छे थे। एप्पल के आप साथ में रख सकते थे, एप्पल का फोन अगर 30-40 हजार का आता था तो सोनी का भी 35,000 या 40,000 की सीरीज में रेंज में ही फोन अवेलेबल था। बट द टफ कॉम्पिटिशन वाज देयर, क्योंकि उस मार्केट में वो अपनी सोनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि दे कैनॉट कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते थे, प्राइस घटा नहीं सकते थे, क्योंकि जो क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो उसमें कम प्राइस में पॉसिबल नहीं थी। उनका खर्चा बहुत आ रहा था क्योंकि अपने फ्रेंचाइजी ऑपरेट करने में और सब चलाने में, डीलर वगैरह, उनको अच्छा खासा खर्चा इनकर हो रहा था। तो फिर एंड में यही हुआ, दे मे नॉट बी एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, और उन्हें अपना बुढ़िया बिस्तर बांधना पड़ा और उसको खत्म करना पड़ा। अब लैपटॉप शायद बंद हो चुका है सोनी का, और फोन भी अगर आ रहे हैं, आई डोंट नो। तो जो प्रीमियम क्वालिटी है खाली जो एप्पल के रेंज में ही है, वो खाली सोनी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी हर देश में नहीं है, कुछ एक देशों में। ये प्रॉब्लम जनरली सोनी को फेस करनी पड़ी, जो कि वर्ल्ड क्लास कंपनी है। शेवरोले की गाड़ियां आप जानते हैं, शेवरोले अच्छा खासा नाम है गाड़ियों में। इंडिया में मार्केट था शेवरोले का, और शेवरोले की बीट, स्पार्क और भी जो गाड़ियां आती हैं शेवरोले की, वो अच्छा खासा यहाँ बिक रही थी। लेकिन जो कंपटीशन था उसकी वजह से उनको लगातार लॉस होता रहा, जिस वजह से बरेली में भी आपको याद होगा कि शेवरोले का जो जो शेवरोले के जो फ्रेंचाइजर था, शोरूम था, वो बंद हो गया। उसकी जगह अब किया का आ गया, किया मोटर्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कंपटीशन की। कंपटीशन नित्य बदलता रहता है, और खासकर जो बाहर की कंपनियां होती हैं उन्हें होम नेशन से और होस्ट नेशन से, दोनों से फाइट करना पड़ता है। समझ रहे हैं फर्क, होम नेशन और होस्ट नेशन। जैसे बाहर की कोई कंपनी अभी मैंने बताया, तो इंडियन जो मेकर्स है, भैया आपको दाम वो रखने हैं जो आप फाइट कर पाओ, मारुति के कंपैरेबल में, टाटा के कंपैरेबल में, और महिंद्रा के अपोजिट आपको फाइट करना है। तो आप दाम भी बहुत ऊंचे नहीं रख सकते, भले ही आप विदेशी कंपनी हो। साथ ही साथ आपका खुद का कंपटीशन आपके देश के बाकी कंपनियों से भी है। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ किया। You know from which nation Kia belongs? किया का नाम सुना है आपने? किया की गाड़ियां आ रही हैं, किया सोनेट, है ना? कहाँ से है किया? एनी आइडिया? No, sir. नो आइडिया। किया साउथ कोरिया। चाइना सर? कोरिया, साउथ कोरिया। किया इज कोरिया। साउथ कोरिया। और यू वोंट बिलीव कि किया और हुंडई, किया और हुंडई दोनों ही साउथ कोरियन है, दोनों एक ही देश से ही हैं। फिर भी आप देख, फिर भी सर किया इज ओन्ड बाय हुंडई। यस, दोनों ही, भाई मैं कह रहा हूँ दोनों ही एक ही देश से हैं। फिर क्या जरूरत पड़ गई
कि किया को अलग नाम देने की। हुंडई भाई आज से 30-40 साल पहले से चल रही है, ठीक है, 30-40 साल पहले से है, और किया अब आई है। तो व्हाट इज द नीड टू लॉन्च किया? अगेन इट टेल्स यू अबाउट द कंपटीशन। दे आर फ्रॉम द सेम नेशन। सेल चाहे हुंडई की हो चाहे किया की हो, एक ही देश को जा रही है, एक ही देश उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही आपने बहुत सारे फोन देखे होंगे, उनकी मदर कंपनी सेम है, वो चाहे ओप्पो हो चाहे चाइनीज जो आते थे, ओप्पो, रेडमी, ठीक है, एंड वीवो, इन सब का पेरेंट कंपनी एक ही थी। तो ये कंपटीशन का नेचर है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको आपको फाइट करना ही है, ठीक है। फिर बात सेम टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बस फर्क इतना है यहाँ पर कि जब मैं फॉरेन एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो आपको टेक्नोलॉजी वो देखनी है जो विश्व में चल रही है, पूरे विश्व में जो यूज की जा रही है। अगर ऑटो मेकर्स हैं तो ऑटो मेकर्स पूरे दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम आपको भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी आप उनसे फाइट कर पाएंगे, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट करना हो, आपको इंपोर्ट करना हो, तो भी आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तभी पॉसिबल है जब वहां पे वो गुड्स चल रही होगी। आपको मालूम है इंडिया में एलईडी टेलीविजन आ रहे हैं इस समय, जो टेलीविजन आ रहे हैं वो एचडी क्वालिटी में, ये तो जानते होंगे आप एचडी। यस सर। तो एचडी क्वालिटी में कितना पिक्सल आता है, एनी आइडिया? for 1080 by 720 720p लिखा होता है ना, 720p। तो 720 पिक्सल मींस इट डिनोट्स एचडी क्वालिटी। इन जापान, 8K हाँ, ऑलरेडी फ्रॉम द लास्ट मेनी इयर्स, 10-15 सालों से वहां पे 1080p इस्तेमाल हो रहा है, 1080 पिक्सल सुपर फाइन एचडी। जो वहां पर जापान में जो टेलीविजन दिखते हैं, एलईडी दिखते हैं, वो ऑलरेडी वहां पर जो क्वालिटी दे रहे हैं वो 1080 पिक्सल्स की दे रहे हैं। तो आप समझिए इंडियन कंपनी अगर वीडियोकॉन या ओनिडा, ठीक है, इंडियन कंपनी अगर जापान में अगर अपना टेलीविजन बेचना चाहे, या माइक्रोमैक्स, बेच ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पहली बात तो आप 1080 पिक्सल्स का पहले तो टीवी बनाइए, सेटअप, टेक्नोलॉजी पे आइए उसकी, तब आप एक्सपोर्ट के बारे में सोच पाएंगे। वहां पर जो मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑलरेडी 5G तो पुराना हो गया, 6G 7G की बात कीजिए आप, वो टेक्नोलॉजी है वो जो वहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया में अभी हम 5G वाला बना भी नहीं पाए मोबाइल। तो अगर हम इंडियन 4G में 2G चलता है, क्या 4G में ही 2G चलता है। नाम, आप कंपनी आपको नाम दे रही है 4G का, चला तो आप वास्तव में 2G और 3G रहे, ठीक है। तो ये हालत है। अगर 5G वाला फोन यहाँ आ भी जाएगा तो भी हम जापान में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि वो भाई बरसों से 7G की बात कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज दी हर्डल, दिस इज दी प्रॉब्लम। ये टेक्नोलॉजी का लेवल है फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम इकोनॉमी मैं बता चुका हूँ, वेनेजुएला का एग्जांपल दिया मैंने, अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल दिया, वही यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अपने देश की भी अर्थव्यवस्था है वो लोकल आप लिख सकते हो, और जब फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हो तो इकोनॉमी ऑफ एवरी नेशन डिफर्स, कल्चर ऑफ एवरी नेशन इज डिफरेंट। हर देश को हमें समझना है, हर देश का वातावरण अलग है। when you are as an suppose you are having a chain of KFC and Domino's, this McDonald's, ठीक। तो जब आप अमेरिका में हैं तो आप जो भी हॉट डॉग बना रहे हो, पिज्जा बना रहे हो, बर्गर बना रहे हो, उसमें आप कंटेंट जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हो, वो अमेरिका में टेस्ट को ध्यान में रखकर। अमेरिकन्स आर फॉन्ड ऑफ बीफ, ठीक है, एंड मेनी अदर थिंग्स, फ्लैश में जो खाते हैं, रॉ खाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में वो चीज़ें नहीं चलती,
इंडिया में हमें इंडियन के हिसाब से स्पाइसी थोड़ा और थोड़ा वेज कॉम्बो देकर उसको बेचना पड़ता है। तो ये KFC और जो चेन है, जो पूरे विश्व में चेन चला रहे हैं, उनको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कल्चर के अकॉर्डिंग। ऑस्ट्रेलिया में अभी 2 साल पहले 2 साल पहले एक फैशन शो हुआ, और उस फैशन शो में जो जो डिजाइनर थे फैशन शो के, उन्होंने क्या किया, इंडियन गॉड एंड गॉडेस, हिंदू धर्म में जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनके पिक्चर्स, उनके फोटो, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती भगवान, माता और शिव जी वगैरह के जो फोटो थे, वो उन्होंने ड्रेसेस पे दिए, ड्रेसेस पे डाले, चप्पलों पर, स्लीपर्स पे, भगवान के फोटो उन्होंने स्लीपर्स पे छाप दिए। बहुत बवाल हुआ इस पर, न्यूज में छापा गया। जो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस रह रहे थे, उन्होंने विद्रोह किया, धरना प्रदर्शन किया, और उसके लिए उन्होंने फिर बाद में माफी मांगी कि उनका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। इट वॉज a kind of culture depiction by their side, but they may not be understanding that to what extent we believe in our god and goddess. उनको ये चीज का मिथ था, ये चीज का पता नहीं था कि इतना विद्रोह हो जाएगा इस बात को लेकर। सो दे सरेंडर, उन्होंने वो फैशन शो में फिर बंद करके उसको उसको माफी मांगी वहां पर। तो ये अक्सर ऐसा होता रहता है। तो ये कल्चर का पार्ट है। अमेरिका में एक मुकदमा सालों चला, जिसमें अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने यहाँ एक एम्प्लॉय जो सिख था, सिख पगड़ी टर्बन बांधे हुए, तो उसको टर्बन के लिए मना किया कि उसको लंबे बाल नहीं रखने हैं, टर्बन अलाउ नहीं है। सिख इसके अपोज में वहाँ कोर्ट में चला गया अमेरिका में। तो उन्हें 1 या 2 साल लड़ाई मुकदमा करने के बाद देन दे रियलाइज्ड दैट सिख मीन्स यू हैव टू फेस देम विद द टर्बन। पगड़ी होगी, वो धर्म में मान्यता है, कल्चर का पार्ट है उनके, और आप किसी सिख को अपनी पगड़ी हटाने के लिए नहीं बोल सकते। ये कोर्ट ने फिर उसको कंपनी को बोला। तो ये जो बेसिकली इंसिडेंट्स है, ये फॉरेन एनवायरनमेंट में, फॉरेन सिनेरियो में हमें देखने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि कल्चर से कनेक्टेड है। ठीक है, और कल्चर किसी का, एक अमेरिका वाला या अमेरिकन अमेरिका में बैठे हुए भारत का कल्चर कैसे समझ सकते? पॉसिबल नहीं। आप भारत में बैठकर अमेरिका का कल्चर कैसे समझ सकते हैं? आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कल्चर समझने के लिए बेसिकली आपको वहां जाना होगा, आपको वहां की बारीकियां ऑब्जर्व करनी होगी, सीखनी होगी, तब आप समझ पाएंगे। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल, सेम बात जो अभी हमने बात की थी, जो हमने रेड कलर से जो लिखा है पॉलिटिकल और लीगल, ये हमारे देश में कानून व्यवस्था और पॉलिटिकल सिनेरियो बता रहा था, जो हमारे हाथ में नहीं था। और ये वाला जो पॉलिटिकल लीगल सिनेरियो है, ये पूरे विश्व में जो डिफरेंट नेशंस हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका पॉलिटिकल सिनेरियो और लीगल एनवायरनमेंट बता रहा है, जो वो भी हमारे हाथ में नहीं। सपोज आप नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डील विद किम? नॉट पॉसिबल। वो किसी देश की नहीं सुन रहा, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहा है, अमेरिका की नहीं सुन रहा है, परमाणु हथियारों का पूरा वो टेस्ट करता रहता है, ठीक है, अपनी धाकड़ी जमाता रहता है, किसी की नहीं सुनता पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो ये बेसिकली वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो है। ऐसी अमेरिका अपनी दादागिरी सब पर देशों पे दिखाता है और चाहता है कि उसकी बात सब देश सुने। तो ये वहां का पॉलिटिकल अप्रोच। सेम इज विद चाइना। चाइना भी जो सी है, चाइना के सराउंडिंग, उसमें अपनी मेजॉरिटी, अपनी मोनोपोली चाहता है। जो छोटे छोटे देश हैं चाइना के एडजेसेंट लगे हुए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, वो भी उसी समुद्र का हिस्सा है। मतलब दे हैव द अथॉरिटी टू यूटिलाइज द सेम रिसोर्सेज ऑफ द सी विच चाइना के, बट चाइना उनको डरा धमका के उनके भी समुद्री एरिया पर, अब समुद्र में तो डिमार्केशन नहीं हो सकता ना,
क्या समुद्र में आप बाउंड्री खींच दोगे कि भाई ये समुद्र तुम्हारा हो गया, ये हमारा हो गया? ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें भी आप, चाइना क्या करता है कि अपने शिप बिल्कुल जो समुद्र चाइना के पास है उसमें दूसरे देशों तक लेके जाता है मछली पकड़ने के लिए, रिसोर्सेज पकड़ने के लिए, क्योंकि 90%, 90 क्या 100% ऑफ द चाइनीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस फ्लैश मीट, दे आर नॉन वेज। ठीक है, खाया ही वही जाता है। चाइना के पास इतनी जमीन नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल या फार्मिंग करे। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक लीगल सिनेरियो बता रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो बता रहा है। ठीक है, फिर बात आ रही है ज्योग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्योग्राफी, तो व्हाट डज ज्योग्राफी मीन्स हियर? ज्योग्राफी मीन्स कि आप किस ज्योग्राफिकल एरिया में आपका देश आ रहा है। your country belongs to which geographical part। अब ज्योग्राफिकल पार्ट या ज्योग्राफी आपकी बदलने से या चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एनी आइडिया? Any idea do you have? Because of geographical? No idea. अफ्रीका, ज्यादातर जो इक्वेटर है हमारा, जो मध्य रेखा है, वो अफ्रीका से होके निकलती है, और अफ्रीका गर्म, बहुत ज्यादा हॉट कॉन्टिनेंट में आता है। तो उसकी लोकेशन वाइज यू कैनॉट चेंज द लोकेशन ऑफ अफ्रीका, वैसा ही है। ठीक है, तो गर्म होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी, मतलब ग्रीनरी में जो हम इंडिया से जो बात कर रहे हैं, इंडिया में जैसे सर देखिए, सबसे पहले इंडिया का समझ लेते हैं। तो इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है। इंडिया में जितनी फसलें, जितना अनाज होता है, दुनिया के किसी देश में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में तीनों सीजन है हमारे यहाँ, बारिश भी है, गर्मी भी है, जाड़ा भी। तो हम तीनों तरीके की सब्जियां यहाँ उगा लेते हैं। ऐसे देश जो या तो सिर्फ ठंडे हैं जैसे रशियन कंट्रीज, ऐसे देश जो या तो सिर्फ गर्म है जैसे अफ्रीका, तो वहां पर वही अनाज या वही पेड़ या सब्जियां आप उगा सकते हो जो उस क्लाइमेट में हो सकती है। अफ्रीका is well known for the growing of कोको। कोको जो आप चॉकलेट खाते हैं उसके लिए कोको सबसे ज्यादा अफ्रीका में होता है। अफ्रीका में गोल्ड माइन्स है, कोयले की खदानें हैं, वहां पर हीरा, डायमंड अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे हैं आप? कोयले की खदानों से वहां पे डायमंड सबसे ज्यादा निकाला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो डायमंड की है, डी बियर्स, आपने अगर नाम सुना हो, डी बियर्स, DEBEERS, डी बियर्स। तो डी बियर्स इज नोन फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डायमंड फ्रॉम कोल, फ्रॉम माइंस। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है डी बियर्स, और उसकी खदानें, उसकी जो माइंस है वो अफ्रीका में। वहां से वो डायमंड, लूज डायमंड, सॉलिटेयर और लूज डायमंड पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन। इंडिया में जब जाड़ा पड़ रहा होता है, जब ठंड हो रही होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में भयानक गर्मी होती है, बिल्कुल अपोजिट। अभी आप देखेंगे कि जाड़े आने वाले, और ऑस्ट्रेलिया के में आप देखेंगे तो गर्मी होती है, वो भी भयंकर गर्मी, 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है वहाँ पे, 48-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है। आपने सुना भी होगा पिछले साल कितनी आग लगी रही वहाँ जंगलों में, अमेजोन में भी लगी रही जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया जंगलों में लगी रही, और अभी रिसेंटली अमेरिका में आग लग गई जंगलों में। तो ये भी एक ज्योग्राफिकल कंडीशन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इंडिया में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, इंडिया में आपने जंगलों में आग कम सुनी होगी, जंगल यहाँ भी है, लेकिन आपने यहाँ आग नहीं सुना होगा। रीजन यही है कि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ इट्स कोस्टल लाइंस। तो जहाँ आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है तुरंत,
तो वहाँ जंगल जो है भी, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पहुंचेगी तो तुरंत बारिश हो जाती है। तो इस वजह से आपका वहाँ पर ये चीज नहीं है। लेकिन वनस्पतियों का जो लॉस है इन देशों में, वो बिकॉज ऑफ दिस है, ज्योग्राफिक कंडीशन की वजह से। तो हम वहाँ पर वही चीजें बेच सकते हैं जो वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में सुटेबल है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन, इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कह सकते हो, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और जो कंपनीज हैं बेसिकली उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत रहती है। दे वांट वेल कनेक्टेड रोड्स, वेल कनेक्टेड रेलवे लाइंस फॉर सेंडिंग देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है ज्योग्राफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डिनोट कर रहा है। वो हर देश में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। फिर 7, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एनी आइडिया अबाउट व्हाट इट साउंड्स? क्या बता रहा है इसमें, या किस चीज की बात हो रही है? एनी आइडिया? सर शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। किसका बेटा? शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। Sir, supply of goods and services. सप्लाई चेन में सर्विसेज, यस। ट्रांसपोर्टेशन भी आप ले सकते हो इसमें वैसे तो, लेकिन स्ट्रक्चर की चूंकि बात कर रहे हैं वहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या स्ट्रक्चर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कौन सप्लाई कर रहा है? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पहले मैं समझा दूं आपको। देखिए 3 तरीके के देश, इकोनॉमीज रहती है पूरे दुनिया में। जो देश है उनको हम 3 तरीके से हम बांट सकते हैं उनकी इकोनॉमी के आधार पर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। कैपिटलिस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो वहां पर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जैसे अमेरिका में, तो वो वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हीं के ऊपर जिम्मा है कि भाई आप बनाएंगे बेचेंगे। अमेरिका में आप जाके पिस्टल, रिवॉल्वर सब खरीद सकते हो, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। तभी आप देखते हैं कि कभी कभी वहाँ क्लास में जाके, है ना, बच्चे ले आते हैं वहां पर पिस्टल्स रखते हैं अपने साथ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वो वहां पे बिकता है तो वहां पर यूज भी हो रहा है। तो वो क्योंकि कैपिटलिस्ट है, वहां पर एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जिम्मा है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का और इन सब चीजों का, गवर्नमेंट का रोल कम है। चाइना ऑन दी अदर हैंड, चाइना इज फुली सोशलिस्ट, टू सम एक्सटेंट कम्युनिस्ट ऑल्सो। चाइना में क्या बिकेगा, क्या यूज होगा, ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है। आप 1 इंच जमीन भी नहीं खरीद सकते चाइना में, समझ रहे हैं आप? इंडिया में आप जितनी चाहे जमीन खरीद लेते, चाइना में नहीं खरीद सकता कोई भी जमीन। सारी जमीन चाइना में गवर्नमेंट की है, सरकार की है। आपको रहने के लिए मकान देना, घर देना, आपको नौकरी देना, सब जिम्मेदारी चाइना में गवर्नमेंट की है। और आप किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, आप एक क्लर्क हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप एक लेबर क्लास है, उसी के हिसाब से आपको घर मिलेगा। अगर आप एक लेबर हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको लेबर के लिए 1 BHK अपार्टमेंट में रहना है। आप एक मैनेजर हैं तो आपको 2 BHK मिलेगा, आप उससे ऊपर हैं तो फिर मिलेगा। आप चाइना में ऐसे ही जाके पेट्रोल की टंकी आप अपनी ना मोटरसाइकिल की फुल नहीं करा सकते, जो यहाँ पे इंडिया में आसानी से करा लेते हैं। वहाँ पेट्रोल नहीं मिलता है, ऐसे पेट्रोल स्टेशन नहीं है वहां पर, इसीलिए ज्यादातर लोग वहां पर साइकिल चलाते हैं। ठीक है। और आपकी क्लास, आप गवर्नमेंट किस किस लेवल पे आप वहां पर कर रहे हो सर्विस या जॉब, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलना चाहिए। और आपको अगर पेट्रोल मिलना चाहिए तो आपको 1 महीने में या 1 हफ्ते में कितना पेट्रोल मिलेगा, ये गवर्नमेंट निर्धारित करती है। इंडिया मिक्स इकोनॉमी है। इंडिया मिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया में कैपिटलिस्ट के भी फीचर है, इंडिया में सोशलिस्ट के भी फीचर है। ठीक है। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं जो कैपिटलिस्ट का फीचर हो और जो सोशलिस्ट का फीचर हो इंडिया में? कोई एग्जांपल है आपके पास? Is completely honored by the government, and because common man can purchase the land and can obtain any type of the business as per the demand, as per the requirement or wants. Okay, right. What's your name? Some are held by the government and some are private persons. Okay. Yes, sir.
व्हाट्स योर नेम? आई एम नॉट गेटिंग यू वॉइस. कौन बोल रहा है? Sir, I'm Swati. अच्छा, स्वाति. देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताऊं. इंडिया में क्योंकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के ही फीचर है. आप जैसे आप अगर बात करें कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बाजार से जाके कुछ भी खरीद सकते हैं. ठीक है, आपके पास पैसा है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, आपको ब्रेड, दूध, बटर जो खाना है आप खरीद के ले आते. लेकिन गवर्नमेंट ने गरीबों के ध्यान के लिए, जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनके लिए राशन की दुकान है, उनके लिए राशन कार्ड है. तो राशन कार्ड क्या डिनोट कर रहा है? सोशलिस्ट फीचर को डिनोट कर रहा है, जो गवर्नमेंट चला रही है कि हमें बिलो दी पॉवर्टी लाइन जो गरीब तबका है उसका भी ध्यान रखना है. तो राशन मिलता है उनको मंथली 10 किलो